जब मुआशरे में पढ़ी लिखी खवातीन होंगी तो कौम यकीनी तौर पर तरक्की करेगी। आर्मी चीफ ने क्लियरली इनको कह दिया कि भाई आप सियासी पार्टी से ये गुफ्तगू करें। हम इसके जरिए प्रिसीजन फार्मिंग भी कर सकते हैं। वेस्ट इंडीज को अगर आपने काबू करना है तो आपको पहली बारी में कम से कम 400-500 रन करने हैं। मैं खुद भी काफी ज्यादा एडवेंचरस हूँ, मुझे इस तरह की एक्टिविटीज पसंद है तो मुझे डर नहीं लगता। सीएम साहब ने भी इस बात का नोटिस लिया है, होम मिनिस्टर ने भी इस बात का नोटिस लिया है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। दुनिया बोले के साथ मैं हूं सोनिया सुंदस और मैं हूं जवाद कमाल। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज की अच्छी बात के साथ। जब मुआशरे में पढ़ी लिखी खवातीन होंगी तो कौम यकीनी तौर पर तरक्की करेगी और तरक्की की मंजिलों को पहुंचने से उसे कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक माँ की वीडियो हम आपके साथ आज शेयर करेंगे जो काफ़ी वायरल हो रही है ओवरऑल सोशल मीडिया पे। एक माँ की वीडियो है जो कि MBBS की कन्वोकेशन की तकरीब में है और अपने क्यूट से बेटे के साथ वहाँ पर मौजूद हैं और उसको गोद में लेकर अपनी डिग्री वसूल कर रही हैं। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यानी कि इन्होंने साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर जुस्तुजू है, लगन है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो कोई भी रुकावट आपका रास्ता नहीं रोक सकती है, कोई भी परेशानी। और हम इन सारी बातों को हमारी तो मजबूरी बना लिया जाता है ना, जब शादी हो गई तो पढ़ना छोड़ दें, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने ये साबित किया इस माँ ने कि अगर पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं तो कोई रुकावट आपकी मजबूरी नहीं बन सकती। एब्सोल्युटली ऐसा ही है। और वो कहते हैं ना, अंग्रेजी की कहावत है, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। मतलब जब आप कुछ करना चाहते हैं तो फिर आप कर सकते हैं, रास्ते भी निकल जाते हैं। और फिर ओवरऑल क्या होता है कि जब आप नियत करते हैं, इरादा करते हैं, तो फिर जो अल्लाह ताला है वो अकॉर्डिंगली आपके रास्ते भी बनाना शुरू कर देते हैं। और पढ़ाई लिखाई वरना जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के दौर में, स्पेशली खवातीन के लिए। ऐसे ही है ना। सो अब चलें बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला कुछ देर बाद आएगा, लेकिन सियासी असरात पहले ही नजर आने लगे। हमेशा गर्मी दिखाने वाले अपोजिशन अरकान के रवैयों में नरमी आ गई। हुकूमत से मुज़ाकरात की तीसरी बैठक में माहौल खुशगवार। सरकार ने भी बानी से मुलाकात कराने में मदद की हामी भर ली। कौम के लिए बड़ा दिन, पाकिस्तान का तैयार करदा इलेक्ट्रोस्पेक्टिकल सैटेलाइट EO1 आज खला में भेजा जाएगा। खलाई मिशन सैटेलाइट डिजास्टर रिस्पांस, ज़राअत और अर्बन प्लानिंग में इनकलाब बर्पा कर देगा। कौमी टीम पुरानी हिकमत अमली के साथ नए महाज पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ मुकम्मल स्पिन अटैक के साथ टेस्ट सीरीज का आगाज करेगी। कप्तान शान मसूद काली आंधी को काबू करने के लिए पुरअज़्म, लेकिन फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस अब भी तशवीश का मौजू है। और सवात में स्नो जीप रैली का मैदान, मशाल खान के नाम कालाम की दुश्वार गुजार रास्तों पर कमाल मेहनत का मुजाहरा करके खवातीन कैटेगरी में पहली पोजीशन लेने वाली फख्र पाकिस्तान आज होंगी हमारी मेहमान। अब सबसे जो आज की बड़ी और टॉप स्टोरी है, ज़रा उसका जिक्र कर लेते हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस का फैसला, जो पहले ही 3 बार मौखर हो चुका है, आज सुनाए जाने का बताया गया है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना, ये वो जज हैं सोनिया जिन पर बानी PTI ने एतमाद का इजहार भी किया है। तो अब ये फैसला सुनाएंगे जो फैसला महफूज किया गया था। एहतसाब अदालत की जानिब से 11:30 बजे फैसले सुनाने का वक्त बताया गया है। 11:30 बजे का वक्त जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट वक्त हो गया इस हिसाब से। बानी PTI के वकला को अदालत की जानिब से आगाह भी कर दिया गया है। रेफरेंस का फैसला 3 बार ऑलरेडी मौखर किया जा चुका है। अदालत ने फैसला गुज़िश्ता साल 18 दिसंबर किया था। फैसला सुनाने के लिए पहले 23 दिसंबर, फिर 6 जनवरी और फिर 13 जनवरी की तारीख भी दी गई थी। अब ये फैसला ऐसे वक्त में सुनाने जाने वाला है जब गुज़िश्ता रोज़ ही हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू हुआ है, जिसके बाद इरफान सिद्दीकी ने यह मुश्तरका एलामिया पढ़कर सुनाया था। अपोजिशन ने बानी PTI से एक और मुलाकात के लिए रास्ता हमवार करने की दरख्वास्त की थी, जिस पर हुकूमत ने सहूलत फराहम करने की हामी भर ली है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। बिल्कुल इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं अली गौहर साहब, जो कि रहनुमा मुस्लिम लीग हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज आने वाला है। जब तक ये फैसला आ नहीं जाता इस पर बात करना तो कबल इस वक्त होगा, लेकिन इस पर बात की जा रही है कि वो आर्मी चीफ से पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात है, जिस पर वजाहत सामने आई है कि इस मुलाकात में भी किसी भी सियासी बातचीत की तरदीद कर दी गई है। आप सीनियर सियासतदान हैं माशाल्लाह, आप क्या समझते हैं कि इस मुलाकात को भी अपोजिशन ने अपनी ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सवाल ये नहीं पैदा होता कि मुलाकात इनकी आर्मी चीफ से हुई है नहीं हुई है या नहीं हुई। एक बात बड़ी क्लियर है, जहाँ तक सोशल मीडिया पे मेरी नज़रों से गुजरा है, वो ISPR की तरफ से इस चीज़ की वजाहत कर दी गई है कि जब इन्होंने NRO मांगने की कोशिश की या सियासी टॉपिक पे बात की तो आर्मी चीफ ने क्लियरली इनको कह दिया कि भाई आप सियासी पार्टी से ये गुफ्तगू करें, ये गुफ्तगू मेरे साथ ना करें। आप जो सियासी मामलात हैं वो सियासी पार्टी बैठ कर करें, चूँकि हम कतई तौर पर किसी भी सियासी मामले में मुदाखलत करने के लिए तैयार नहीं है और गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं है। बाकी मुलाकात का हो जाना या ना होना उससे तो कोई फ़र्क, हुई है तो भी अच्छी बात है, नहीं हुई है तो भी अच्छी बात है, लेकिन ये तो डे वन से यही कहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, क्योंकि ये आए भी चोर दरवाजे से थे ना। इनको वो RTS सिस्टम नहीं भूलता जिसके जरिए ये वोट चोरी करके पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर मुसल्लत हुए थे। इसीलिए आज भी बार बार ये वो कहाँ गई हकीकी आज़ादी, जब ये अब सीना तान के और फ़ख्र के साथ ये लोगों को बता रहे हैं कि भाई हमारी आर्मी चीफ से मुलाकात हो गई है। कहाँ गई वो हकीकी आज़ादी जब अमेरिका के ख़िलाफ़ इन्होंने एक नैरेटिव बनाया और उसके बाद आज अमेरिकी सदर के साथ कोई या उसके किसी रिश्तेदार के साथ ना बना के जो बिल्कुल ऐसी है, और अब बातचीत करने के लिए बेताब भी हैं। अच्छा बलोच साहब, ये भी बता दें कि ज़रा बता रहे हैं कि पेशावर में जो बातचीत है वो जो खैबर पख्तूनख्वा के हालात हैं वहाँ पर सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी के मामलात के तनाजुर में हुई है, ये एक हसास मसला है। ऐसे मसले को जो सियासी रंग दिया जा रहा है PTI की जानिब से, क्या इस सियासत के साथ बदनीयती नहीं है? देखिए, मैंने इसी चीज़ की वजाहत की है ना कि मैं तो चले एक पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर हूँ, उस पैराए में बात करूँगा, लेकिन जो ISPR की तरफ से वजाहती बयान आया जिसको कि इन्होंने और रंग देने की कोशिश की और ये शो किया कि पता नहीं इनकी जो आर्मी चीफ से मुलाकात हो गई है वो कोई सियासी नीयत की थी और अब हमें NRO मिल जाएगा। NRO के लिए तो आज इन्होंने रिटन फॉर्म में दे दी है, और जिसमें बुनियादी बात एक ही थी कि भाई हमारे जो बानी PTI के हैं उनको रिहा किया जाए, जिस पर राना सनाउल्लाह साहब ने वजाहत दे दी है कि भाई हम किसी 9 मई के वाक़यात चूँकि अंडर ट्रायल हैं और वो ऑलमोस्ट मतलब फैसले के मराहल पर हैं या इख्ताम पर है, तो उस पर कोई कमीशन नहीं बन सकता। तो लिहाजा कमीशन नहीं बन सकता तो फैसले अदालतें करेंगी, उस पर तो हम कमीशन बना ही नहीं सकते क्योंकि अदालतों में मैटर हैं और उनको कैसे रोका जा सकता है जबकि उनकी प्रोसीडिंग भी चल रही है। दूसरी बात ये है कि जो ये कहते हैं कि हमारी मुलाकात हुई है, तो उसके लिए ISPR की तरफ से जो वजाहत आ गई है मेरा ख्याल है वही काफ़ी है। हाँ, जिस तरह से ये वो मतलब है कि ट्रम्प के रिश्तेदारों के साथ सेल्फीज बनवा के सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं, इसी तरह से ये गलत रंग देकर आर्मी चीफ की मुलाकात को भी कैश करना चाहते थे, लेकिन वो इनका मेरा ख्याल है कि वो हंडिया चौराहे के बीच ही फूट गई है और ISPR की तरफ से वजाहत आ गई है कि वो मुलाकात जो थी उस पर कोई सियासी गुफ्तगू की उन्होंने इन्हें इजाज़त नहीं थी। और दूसरी बात है, जाहिर है KPK में काफ़ी इशूज़ हैं, उसमें तो गवर्नर साहब की भी पिक्चर साथ है, वो भी बैठे हुए हैं, ये भी बैठे हुए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई फ़र्क पड़ता। वैसे गौहर साहब, केसेस जो है वो अदालतों में हैं और ऐसे में जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा हो रहा है। जैसा कि आपने बताया कि राना सनाउल्लाह ने वाज़े कर दिया है कि ये बहुत मुश्किल है, तो हम क्या समझें, आपकी सियासी बसीरत क्या कह रही है, क्या मुज़ाकरात नाकामी की जानिब हैं? देखें, बिल्कुल जी, जो केसेस अदालतों के अंदर हैं, आपको पता है कि 1 साल बल्कि उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया कि ये स्टे ऑर्डर के पीछे छुपे रहे। जब इनका अपना दौरे हुकूमत था तो बानी PTI जो थे वो ख़ुद बड़े लेक्चर दिया करते थे कि फ़ौजी अदालतें मुल्क के लिए क्यों ज़रूरी हैं और जो आम अदालतें हैं वहाँ से केसों में रिलीफ मिल जाता है और प्रोसिक्यूशन का सिस्टम ठीक नहीं होता।
आज उसी फौजी अदालत के खिलाफ स्टे लिया और वो स्टे भी जो था वो ख़त्म हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी, उसके ऊपर कुछ फैसले आ गए हैं, कुछ आने वाले वक्त में आ जाएंगे। हम तो समझते हैं कि इन केसेस में जो इनके सहूलतकार थे, जो इस तमाम साजिश के मास्टर माइंड थे, जिसमें यकीनी तौर पर बानी पीटीआई भी मुलव्वस है, इन तमाम केसों को मेरिट के ऊपर होना चाहिए। हम नहीं चाहते किसी बेगुनाह बंदे को सजा मिले, लेकिन जो इसके मास्टर माइंड हैं, जो उनके इंस्ट्रक्शन देने वाले थे, जिनकी सीसीटीवी वीडियो हर चीज़ सामने आ चुकी है, जरूर कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए इन मामलों को किसी मंतकी अंजाम तक। अली गौहर बलोच साहब, आज का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज की बात करें तो जो अदालत जो फैसला सुनाएगी आज, यकीनन वो कानून के मुताबिक और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक होगा। लेकिन फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर ये फैसला आपके मुखालिफिन के हक़ में आ जाता है तो फिर पाकिस्तानी सियासत का रुख क्या तब्दील होता देख रहे हैं, और जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल है उसके लिए सियासत में इस्तेहकाम कितना ज़रूरी है इसमें? देखिए, बात ये है कि कोई भी, मैं समझता हूँ, फैसला बड़ा या छोटा नहीं होता। हाँ, अहमियत के हामिल होते हैं कुछ केसेस, लेकिन ख़ास तौर पर जिस तरह के आपका इशारा जिस तरफ है, आप देख लें कि ये तो मैं एक सियासी वर्कर की हैसियत से ये बता सकता हूँ कि ये एक शरपसंदों के जत्थे हैं जिन्होंने अपनी शरपसंदी के ज़रिए जो है वो रियासत को यरगमाल बनाया हुआ था, और ना सिर्फ यरगमाल बनाया हुआ था बल्कि चोर दरवाजे के ज़रिए इक़्तिदार के ऊपर मुसल्लत होकर इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को बहुत बुरी तरह मुतासर किया, बहुत बुरी तरह तबाह किया। जाती बार ये भी कह कर गए कि भाई माइंस बिछा के जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब से आपने देखा कि कानून और आइन का दायरा जो है, शिकंजा जो है, जो इनके इर्द गिर्द सख्त हुआ है, सख्त से मुराद ये है कि कानून पर अमल दरामद शुरू हुआ और इन लोगों के ऊपर केसेस बने, और उनमें कुछ में जाहिर है कि इनको सजाएं भी हुई कुछ लोगों को, और रियासत ने कुछ सुख का सांस लिया है। तो आप देख लें कि जो मईशत नामुमकिन नज़र आती थी कि संभल ही नहीं सकती, जितनी बुरी तरह ये उसको तबाह करके गए थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के विजन के मुताबिक जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा ने दिन रात काम किया है, और जो हालात आप देख रहे हैं कि जो महंगाई 30% पर, ये 35% पर छोड़ के गए थे, वो 4% पर सिंगल डिजिट में आ चुकी है, और पाकिस्तान में जो सूद की शरह थी वो नीचे आ चुकी है, काइबर का रेट जो है वो कम हो चुका है, स्टॉक एक्सचेंज के रिकॉर्ड्स आपके सामने हैं किस तरह से वो रोज़ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान का किसान तबका है, जो पाकिस्तान के तालिब इल्म है, जिस तरह से कि हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत हमारी जिस तरह फोकस किए हुए आम आदमी की तरफ, और वो हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ये तो कहते थे कि पाकिस्तान से बाहर से रेमिटेंस नहीं आएंगी, हम कॉल देंगे, जब से इन्होंने ये ऐलान किया वो पहले से बेहतर हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि अवाम इनकी शरपसंदी से तंग आ चुके हैं। हाँ, जो लोग भी हो, उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक हो, किसी मकतबा फिक्र से हो, अगर उनको कानून और आइन के मुताबिक, बिल्कुल ठीक है अली गौहर बलोच साहब, वक्त कम है और आपने जिस तरह बताया कि इंडिकेटर्स जो हैं वो इस वक्त दुरुस्त हो रहे हैं, हुकूमत दुरुस्त समत में जा रही है, बिल्कुल ऐसा नज़र भी आ रहा है। अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें या फिर हम महंगाई की शरह की बात करें, GDP की बात करें, तमाम तर ये इशारे बेहतर हो रहे हैं। अली गौहर बलोच साहब, आपका शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। जी बिल्कुल, और आपको पता है ना, पाकिस्तान के लिए आज एक बहुत ही अहम दिन है, लेकिन हम उस पर बात करेंगे मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, उम्मीद करते हैं आपकी सुबह बड़ी ही खुशगवार गुजर रही होगी, क्योंकि हम साथ होते हैं तो हम अच्छी अच्छी खबरें आपको सुनाते हैं और खुशगवार तो होनी है। और एक और खुशगवार खबर, वो आप जरा ब्रेक करें ना, क्या है? खुशगवार भी बड़ी भी है। आज 17 जनवरी का दिन है, पाकिस्तान की तारीख में एक सुनहरा बाब रकम होने जा रहा है। पाकिस्तान के जो कौमी खलाई इदारे सुपारको की जानिब से पाकिस्तान का पहला मुकामी सतह पर तैयार करदा इलेक्ट्रो EO1 ऑप्टिकल सेटेलाइट आज चीन की चिचुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में भेजा जाएगा। लॉन्च की तकरीब स्पार्को कॉम्प्लेक्स कराची में मुनक्कद हो रही है, और इस तकरीब में सैटेलाइट के खला में भेजने जाने वाले सारे मनाजिर पाकिस्तानी अवाम को भी दिखाए जाएंगे। और इस प्रोजेक्ट की मजीद मालूमात जानने के लिए हमने रब्ता किया है प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर यासर से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर यासर।
वालेकुम अस्सलाम। वेरी गुड मॉर्निंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, पूरी कौम के लिए जो है ना आज एक बहुत ही ज़बरदस्त और तारीखी दिन है। स्पार्को की जानिब से पाकिस्तान का तैयार करदा सैटेलाइट मिशन EO आज लॉन्च होने जा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इस दिन को? First of all, thank you very much for having me on your show. Indeed, it's a very big moment for the whole nation. हम सारे लोग जो है वो we are very excited and humble at the same time. एक बहुत बड़ी टीम की एक बहुत बड़ी एफर्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उसको लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं एंड इट विल बी इन द ऑर्बिट। 2 से 3 साल की मेहनत है और तकरीबन 500 to 600 इंजीनियर्स जो है वो इसके ऊपर उनकी आप समझे कि 2 से 3 साल की पूरी मेहनत है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो ये सैटेलाइट जो है वो लॉन्च हो चुका है। लॉन्च अभी आज होगा और इंशाल्लाह ये ऑर्बिट में पहुंचकर अपने जो इसके मकासद हैं और इसके जो गोल्स हैं इंशाल्लाह वो उसको पूरी तरह से फुलफिल करेगा। बिल्कुल इंशाल्लाह गोल्स हासिल करेगा। तो डॉक्टर साहब, जो सैटेलाइट मिशंस की अगर बात करें तो खलाई तहकीक में अब तक हमारे जो मिशंस हैं वो बहुत सारे जारी भी हैं, सबको पता है। ये जो हमने मिशन है इस वक्त EO-1 आज होगा इंशाल्लाह ताला, कामयाब भी होगा। तो इसमें क्या बेनिफिट्स होंगे, किन एप्लीकेशंस के तहत ये काम करेगा? जी एक्चुअली बेसिकली तो ये अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग के लिए है, और अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग के अंदर ये तमाम रिसोर्सेज जो अर्थ के हैं वो आ जाते हैं, जिसके अंदर फूड भी है, इसके अंदर एग्रीकल्चर भी है, इसके अंदर डिज़ास्टर मॉनिटरिंग भी है, इसके अंदर मिनरल्स और उसकी मॉनिटरिंग भी है, वाटर रिसोर्स मॉनिटरिंग भी है। तो ये सारी चीज़ें जो अर्थ रिसोर्स की मॉनिटरिंग के लिहाज से हैं उनके लिए ये सैटेलाइट जो है वो बनाया गया है। और किसी भी मुल्क के लिए जो डिसीजन मेकिंग होती है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और डिसीजन मेकिंग अगर इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर हो और करेक्ट इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर हो तो वो डिसीजन मेकिंग जो है वो कंट्री के लिए इकनॉमिकली भी और उसके लिए जो है वो उसकी प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो इस सैटेलाइट के अंदर जो है वो रखी गई हैं। और बेसिकली ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इट इज़ इक्विप्ड विद अ कैमरा, विद अ हाई रेजोल्यूशन कैमरा, जिसके ज़रिए हम अर्थ की इन तमाम रिसोर्सेज की हम मॉनिटरिंग जो है वो हम कंटिन्यूसली कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है ये तो। डॉक्टर यासर, ये जो EO मिशन है इसको अगर आप देखें तो ये किस तरह से सोशल हमारे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें किस तरह से इसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये किस किस तरह से फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं? जी इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। बेसिकली हमारे जो किसी भी मुल्क की जो तरक्की है उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि उसके अपने जो रिसोर्सेज हैं उसकी प्रॉपर प्लानिंग की जा सके, और उसकी अगर प्लानिंग प्रॉपर होगी तो फिर हमें ये पता चलेगा कि हमने किस चीज़ के ऊपर अपना जो है उसको इन्वेस्ट करना है और किस चीज़ को हमने किस तरीके से आगे प्लान करना है। तो इस काम के लिए अर्थ रिसोर्सेज की मॉनिटरिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। फॉर एग्जांपल हम इसके ज़रिए प्रिसीजन फार्मिंग भी कर सकते हैं, हम इसके ज़रिए एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा हमें हेल्प मिल सकती है। एनवायरमेंटल जो चैलेंजेस इस वक्त पाकिस्तान को हैं उन एनवायरमेंटल चैलेंजेस के अंदर ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, वाटर रिसोर्सेज की मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जो कि हमारा इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के अंदर। और उसके साथ साथ ग्लेशियर्स की मॉनिटरिंग भी इसके ज़रिए पॉसिबल है। तो ये सारी यानी कि आप कह रहे हैं जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उससे भी निपटा जा सकेगा। पहले हमें बता दिया जाएगा कि ये सूरत हाल आने वाली है। जी डिज़ास्टर के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, कोई भी डिज़ास्टर किसी वक्त भी कोई अल्लाह ना करे गॉड फॉरबिड्स अगर कोई इस तरह का मामला होता है तो उसके अंदर सबसे पहले कितना डैमेज हुआ है उस डैमेज की असेसमेंट बहुत ज़रूरी होती है। और डैमेज बाज़ औक़ात असेसमेंट जो है वो थ्रू ग्राउंड मीन्स नहीं हो सकती। ग्राउंड मीन्स के ऊपर मीन्स कि आप सर्वे के थ्रू आप लोगों को वहाँ भेज कर उस डिज़ास्टर को जो है वो करेक्टली आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि उसका स्केल क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे फ्लडिंग होती है या कोई ज़लज़ला या इस तरह की कोई चीज़ होती है, फायर का भी रिसेंट इंसिडेंट है, तो इन सारे इंसिडेंट्स के अंदर आप ग्राउंड रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं कर सकते उस सारा चीज़ को देखते हुए कि फॉर एग्जांपल फायर का ये इंसिडेंस है तो वो किस तरीके से स्प्रेड हो रही है। अगर अर्थक्वेक है तो अर्थक्वेक जो है उसका डैमेज का स्केल क्या है, किस लेवल पे है और लोगों को किस जगह के ऊपर कितनी हेल्प और कितनी सपोर्ट फौरी तौर पे चाहिए, उसको आप ग्राउंड सर्विस के जरिए इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू इट।
तो इसके लिए जो चीज़ इस्तेमाल पूरी दुनिया के अंदर की जाती है वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को इस्तेमाल किया जाता है, और हमारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ फुली इक्विप्ड विद ऑल दीज थिंग्स, और इसके अंदर तमाम वो चीज़ें जो एक एप्लीकेशन सैटेलाइट के अंदर होनी चाहिए। और किसी भी मुल्क के अगर आप जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी किसी सैटेलाइट्स के साथ इसको अगर कंपेयर करना चाहें तो इट इज़ एट पार विद ऑल दो सैटेलाइट्स। इसके अंदर वो तमाम मैनूवरिंग की कैपेसिटी भी मौजूद है, इसके अंदर इमेजिंग की कैपेसिटी भी मौजूद है, जो कि इसको इन दीज कंडीशंस मेक्स इट्स अ वेरी यूजफुल एंड वंडरफुल सैटेलाइट। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर यासर, एक सवाल, पहले भी स्पार्को ने काफ़ी सारे सैटेलाइट मिशंस जो हैं वो बनाए होंगे, इसके ऊपर काम किया होगा, तो ये जो मिशन है हमारा EO1, इसमें और पहले के मिशंस में या सैटेलाइट में क्या ह्यूज डिफरेंस आप बताएंगे? जी, इससे पहले हमारे जो सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट्स हमारे दो डोमेन्स के अंदर हैं। एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं जिसके ज़रिए आपकी ये सारी ब्रॉडकास्टिंग जो है ये भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अपने सैटेलाइट के थ्रू इस वक्त ब्रॉडकास्ट हो रहा है पाकिस्तान 1R के थ्रू। और दूसरे हमारे सैटेलाइट्स वो हैं जो हम अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले जो अर्थ ऑब्जर्वेशन के हमारे सैटेलाइट थे उसके अंदर हमारा PRSS जो 2018 में लॉन्च हुआ था और PACTUS-1A जो 2018 में लॉन्च हुआ था, हम उसको इस्तेमाल कर रहे थे। PRSS जो है वो हमारा एक बहुत अच्छी एफर्ट थी जिसमें हमारी टीम ने जॉइंटली मिलकर चाइनीज़ के साथ मिलकर वो सैटेलाइट जो है वो बनाया था। लेकिन ये हमारा जो सैटेलाइट है EO1, दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज़ अ होल इंडिजिनस एफर्ट, कम्प्लीटली ये हमारा मेड इन पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर है। तो दिस इज़ व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर सैटेलाइट। इससे पहले जो हमारा इंडिजिनस सैटेलाइट था दैट वाज PACTUS-1A, और PACTUS-1A जो है वो एक टेक्नोलॉजी एवेल्यूएशन सैटेलाइट था, बट दिस इज़ अ कंप्लीट एप्लीकेशन सैटेलाइट, और ये फॉर द फर्स्ट टाइम हमने इसका एक कंप्लीट एप्लीकेशन सैटेलाइट और कंप्लीटली इंडिजिनस हमारी अपनी टीम ने, तमाम इंजीनियर्स ने स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच जो है इसको बनाया है। तो दिस इज़ अ वेरी ह्यूज मूवमेंट फॉर अस। जी ठीक है, डॉक्टर यासिर साहब हमें बता रहे थे इस प्रोजेक्ट के बारे में। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान इस तरीके के मज़ीद प्रोजेक्ट भी सामने लेकर आएगा। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर यासिर, हमें अपना वक्त देने के लिए। कितना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, हर चीज़ का हमें वक्त से पहले ही पता लग जाएगा, और जो वजूहात होंगी वो भी बता दिया जाएगा। बिल्कुल, ये तो एक बहुत बड़ी समझें कि एक चीज़ हमारे पाकिस्तान, इससे पहले भी बहुत सारे मिशंस लॉन्च होते रहे, लेकिन ये जो है ये ओवरऑल हर चीज़ को देख रहा है भाई, ये डिजास्टर मैनेजमेंट को भी देख रहा है, ज़राअत भी देख रहा है, ये तो कमाल का प्रोजेक्ट है। और खुशी की बात ये कि आए रोज़ अब तवातुर के साथ साइंसी मैदान से भी अच्छी खबरें आने लग गई हैं। एब्सोल्युटली ऐसा ही है, और एक खबर और भी आ गई है, ब्रेक लेना है हमें, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। क्रिकेट फैंस के लिए इंतजार की घड़ी हुई खत्म, मुकाबले का रोज आ गया है जनाब, और कौमी क्रिकेट टीम होम ग्राउंड का जो बेनिफिट है वो हासिल करने एक बार फिर तैयार है। लेकिन इस बार सामना है काली आंधी का। अभी हमने पिछली सीरीज जो होम ग्राउंड पे इंग्लैंड को जेर की थी, बहुत बड़ी सीरीज थी, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के बारे में भी पाकिस्तान की तरह ही सोनिया अनप्रिडिक्टेबल टीम है। जिस तरह प्रेडिक्शन वेस्ट इंडीज़ के लिए होती है ऐसी पाकिस्तान के लिए भी होती है, कुछ नहीं पता क्या कर लें। और पहला टेस्ट मैच मुल्तान स्टेडियम में कुछ देर बाद यानी 10:30 बजे शुरू होगा। 10:30 बजे शुरू, मतलब कि अभी हर चीज़ अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है, हम जीत भी सकते हैं, हम हार भी सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसे भी तो खैर 5 रोज़ा ये मैच होगा, इसका आज पहला दिन होगा। और स्पिन ट्रैक एक बार फिर से तैयार किया है। अभी हमने रिसेंटली एक सीरीज देखी थी इंग्लैंड से, तो पाकिस्तान की हुई थी, जिसमें प्रेडिक्ट ये किया जा रहा था कि पाकिस्तान हार जाएगा, लेकिन स्पिनर्स के जरिए जाल बिछाकर हमने पूरी सीरीज जीत ली है। और 9 बजे टॉस भी एक्सपेक्टेड था ना, जो धुन की बाइस अभी हो नहीं सका। और मुल्तान में बहुत धुन पड़ती है इन दिनों के अंदर, बहुत ज़्यादा। मौसम का कितना असरअंदाज होगा, इमरान सोहेल सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम जवाद जी, आपका क्या हाल है? बिल्कुल, मेरा नाम सोनिया, मेरे साथ जवाद है। कैसी आप? ठीक है? नो वरीज एट ऑल, बिल्कुल ठीक। मुझे आज का दिन जो है ना बड़ा अहम दिन है भाई। अभी टॉस एक्सपेक्टेड था लेकिन हो नहीं सका मौसम के बाइस, तो आप कैसे देखते हैं आज के दिन को, क्या होने वाला है? देखें, आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट था। जैसे जवाद ने बताया कि मुल्तान में धुंध पड़ती है, पंजाब में ख़ास तौर पर इन दिनों में ज़्यादा धुंध पड़ती है। अगर हम लाहौर से ही अगर चलें टूवर्ड्स टू साहिवाल और मुल्तान, तो वो एरिया बहुत ज़्यादा फॉगी रहते हैं
और अच्छा सुबह अगर ज्यादा धूप पड़ती है तो ये जल्दी छट भी जाती है। अप्रोक्सीमेटली मेरा ख्याल है कोई 11 बजे तक जो है वो वेदर क्लियर हो जाएगा। और टॉस भी शायद 11 बजे तक, उम्मीद है कि 11 बजे आपको अच्छी खबर मिलेगी टॉस हो गया। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये पूरे एक टेस्ट मैच में, दोनों टेस्ट मैच है तो पूरी सीरीज में डिसएडवांटेज ये होगा कि अगर पांचों दिन ही फॉग पड़ती है और इसी तरह मैच लेट स्टार्ट होता है तो कहीं ना कहीं इसका एडवांटेज जो है वो वेस्ट इंडीज की टीम उठाना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इमरान, मैच तो लेट स्टार्ट होगा, ये तो एक अलग बात है, लेकिन ये जो ये धुंध है जिसकी वजह से लेट हो रहा है, ग्राउंड भी यकीनी तौर पर गीला होता है, इसका बेनिफिट अभी टॉस पे कितना डिपेंड करेगा? अगर आज हम पहले दिन की बात कर लें तो देखिए, टॉस स्ट्रेट अवे जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग ही करेगी, कोई भी हो, वेस्ट इंडीज हो या पाकिस्तान हो। देखिए चौथी इनिंग खेलना कोई भी नहीं चाहेगा। जिस तरह की ड्राई पिच है, जिस तरह से दोनों तरफ से बड़े बड़े फैंस लगाकर उसे ड्राई किया गया है, इवन कपड़ा भी डाला गया उसके ऊपर के जो ड्यू फैक्टर आता है रात के टाइम या सुबह सुबह जो ड्यू पड़ती है वो भी पिच के अंदर मॉइस्चर ना जा सके। इवन साइडों पे भी उन्होंने कपड़ा लगाया कि साइडों से भी मॉइस्चर अंदर ना जाए। तो इतना वो केयरफुली और इतना प्लान कर रहे हैं वेस्ट इंडीज को स्पिनर्स के जाल में फंसाने के लिए कि देखिए कल साइड अनाउंस हुई, 3 स्पिनर डाल दिए। तो ये जो एडवांटेज है ये दोनों टीमों में से कोई भी उठाएगा। देखिए अगर पाकिस्तान ने स्पिनर के लिए जाल बिछाया है तो वेस्ट इंडीज के भी अगर स्पिनर हैं तो ऑब्वियसली वो टेस्ट मैच खेलने के लिए हैं तो वो अच्छे स्पिनर होंगे। वो कि पाकिस्तान के स्पिनर्स का मुकाबला वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बारी दूसरी आती है और वेस्ट इंडीज पहली बारी में 300 साढ़े 300 रन कर जाता है तो आपको पता है पाकिस्तान की टीम की जो बैटिंग है अगर वो कहीं ना कहीं ऊपर से क्लैप करती है तो फिर पता भी नहीं चलता किस तरह हम आउट हो जाते हैं। सो हमें टॉस जीतना बहुत जरूरी है। टॉस इतना वाइटलाइज मैच में समझ लें कि ये पहला टॉस और पहला मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्ट इंडीज को अगर आपने काबू करना है तो आपको पहली बारी में कम से कम 400-500 रन करने हैं। अगर आप 400-500 रन कर गए, आई होप के पाकिस्तान जो है वो इनिंग डिफीट से भी वेस्ट इंडीज को जो है वो हरा सकता है। तो फिर अच्छा एक और चीज़ है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जिस तरीके से गैर मुस्तकिल मिजाजी इस वक्त नज़र आ रही है। हमने देखा पहले इंग्लैंड की जो सीरीज़ थी होम ग्राउंड की, उसमें नुमान और साजिद ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया था। 30 के लगभग दोनों ने ऑलमोस्ट विकेटें ली थी। फिर हम अफ्रीका गए, वहाँ पे जाके अफ्रीका और जिम्बाब्वे का जो टूर था वहाँ पे हमने उनमें से एक को तो खैर ड्रॉप ही कर दिया या आराम दे दिया कह लें। फास्ट बॉलिंग अटैक के साथ हम उतरे, जो स्ट्रेटजी नाकाम हुई। फिर स्पिनर्स को आजमाया जा रहा है, तो ये गैर मुस्तकिल मिजाजी कितना फ़र्क डालती है परफॉर्मेंस के ऊपर? देखिए बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया आपने और ऑब्वियसली आपके प्लेटफॉर्म से ये आवाज़ बहुत सारे लोग पीसीबी में सुन रहे होंगे कि देखिए साजिद खान ने जब आपको इंग्लैंड की सीरीज जितवाई तो आपने उसको ड्रॉप क्यों किया? आप ये सोच कर गए कि अच्छा जो इंग्लैंड की जो साउथ अफ्रीका की कंडीशंस हैं वहां पर जो है वो स्पिनर सूटेबल नहीं है। आप ये सोच के क्यों जाते हैं कि साउथ अफ्रीकन सिर्फ ग्रीन पिचेस ही बनाएंगे, क्या वो ड्राई पिचेस नहीं बना सकते? आपको उन्होंने ट्रैप किया। आप यहाँ से लेके गए फास्ट बॉलर, वहां जाकर उन्होंने पहली पिच ग्रीन बनाई, दूसरी पिच से उन्होंने घास उड़ा दिया। जब आप पाकिस्तान में ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं तो गोरे भी बहुत अच्छे समझ और बूझ रखते हैं। मेरा ख्याल है कि आपको स्पिनर को कैरी करना चाहिए। गो 15 में तो रखे ना, 11 साइड जब आपने बनानी होती है तो आपने पिच रीड करने के बाद बनानी होती है कि ग्राउंड के अंदर पिच कैसा है। जब आप 15 में उसको रखेंगे नहीं तो सामने वाली जो ओपोनेंट टीम है उसको पता लग जाएगा आपका जो मेन ट्रम्प कार्ड है, जो मेन हथियार है, उसको आप घर छोड़ा है और फिर वो क्या करेगा, वो घास उड़ाएगा और फिर आपको स्पिनर्स के अटैक से आएगा क्योंकि उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत तगड़ी है। आपने अगर आखिरी टेस्ट मैच देखा हो, दूसरा टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका का, तो सलमान अली आगा 38 ओवर कर गए। आप इमेजिन करें अगर साजिद खान वहां पर 38 ओवर करते तो वो क्या वहां पर कमाल करते, वो पूरी की पूरी टीम खा जाते हैं। ऐसे ही जी वैसे इमरान, आप क्या समझते हैं जो फास्ट बॉलिंग का हमारा शोबा है वो फॉर्म में वापस आ सकता है, परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है? देखिए फास्ट बॉलिंग के लिए साउथ अफ्रीका में हमने जो चीज देखी कि हमारे पास 145-150 वाले बॉलर्स नहीं है। अगर हम आखिरी टेस्ट मैच जो हारे हैं वो फास्ट बॉलर अगर 145-150 वाले होते, हालांकि नसीम शाह 145 के तक बॉल करते रहे हैं, लेकिन इनकी फिटनेस के प्रॉब्लम है और फिर फिटनेस और बैक टू बैक क्रिकेट और फिर अगली क्रिकेट का डर। इंपॉर्टेंट चीज है कि इनको यही डर होता है कि आने वाले बड़े इवेंट्स में ये अनफिट ना हो जाए और उस इवेंट से बाहर ना हो जाए। तो इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक बहुत बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि फ्यूचर में हमें फास्ट बॉलर्स और 150 तक के फास्ट बॉलर कैसे लाने पड़ेंगे। देखिए बांग्लादेश का वक्त था कि उनके पास मीडियम पेसर होते थे जो 135 तक बड़ी मुश्किल से बॉलिंग करते थे, लेकिन आज देखिए उनके पास एक बॉलर है जो 150 पर बॉलिंग करता है।
वेस्ट इंडीज की टीम के पास एक बॉलर है जो 150 से ऊपर बॉलिंग करता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान की टीम के पास अभी तक ऐसा कोई बॉलर नहीं है जो 150 तक बॉलिंग करता है। एक थे एहसानुल्लाह, हारिस रऊफ भी है, हाल किया हारिस रऊफ भी है, लेकिन वो आउट ऑफ फॉर्म बहुत ज्यादा चल रहे हैं। देखिए हारिस रऊफ को आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खिला रहे जवाब। प्रॉब्लम ये है कि हारिस रऊफ टेस्ट क्रिकेट को लाइक नहीं करते, वो खेलना चाहते हैं T20 क्रिकेट और वनडे क्रिकेट। अब प्लेयर्स की भी तो मर्जी चल रही है ना यहाँ पर। प्लेयर कहता है जी नहीं मुझे खेलनी है शॉर्ट वर्जन क्रिकेट, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आपको एक बहुत भरपूर फिटनेस वाला बॉलर चाहिए जो कि 150 तक बॉलिंग करे और दिन में वो कम से कम 20 ओवर तो करे। आप देखें ना, आपका फास्ट बॉलर 15 ओवर करता है, 10 ओवर करता है, और दूसरी तरफ से स्पिनर जो है वो पूरे दिन के 75 ओवर कर जाते हैं। तो कहाँ 15 ओवर, कहाँ 75 ओवर। अगर आपके पास 150 वाले 2 बॉलर हों तो कम से कम 30-35 ओवर वो करें। अगर वो 30-35 ओवर में से 10 ओवर भी तगड़े कर जाते हैं तो आपकी आधी टीम खा जाते हैं। तो स्पिनर्स को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलती है, यहाँ स्पिनर्स को फास्ट बॉलर्स की सपोर्ट मिल ही नहीं रही। अगर आखिरी मैच की अगर बात करें जो हारे, चले ठीक है, बिल्कुल ठीक आपने कहा, स्पिनर्स को सपोर्ट नहीं मिल रही है। अच्छा इमरान, एक और बात है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वक्त, फुल इन फॉर्म जो थे जनूबी अफ्रीका की सीरीज़ में हमारे ओपनर साइम अय्यूब, वो इस वक्त इंजर्ड हैं, उनका इलाज चल रहा है इंग्लैंड के अंदर। तो अब उनकी जगह पे ओपन बाबर आजम आए थे शान मसूद के साथ, वही स्ट्रेटजी रखी जाएगी या ओपनिंग किसी और से भी कराई जा सकती है? नहीं देखिए, कल की अगर आप टीम देखें तो जो अनाउंस हुई है उसमें मोहम्मद हुरैरा को उन्होंने जो है वो मौका दिया, डेब्यू करवाने जा रहे हैं। हुरैरा पिछले 2 साल से फर्स्ट क्लास के अंदर मुसलसल परफॉर्म करते आ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें उनके साइड मैचेस की, तो साइड मैचेस में भी उन्होंने मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ परफॉर्म किया, सियालकोट से ताल्लुक रखते हैं। अब देखते हैं कि एक यंग आपके पास ओपनर आ रहा है और वो रिप्लेस कर रहा है आपके साइम अय्यूब को और उसके साथ अब्दुल्ला शफीक को। अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप किया गया, इमामुल हक को भी रखा गया, लेकिन इमामुल हक को 11 साइड में नहीं डाला गया। तो हुरैरा के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि वो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट परफॉर्म करे, जो हम लैक कर रहे थे टेस्ट क्रिकेट के अंदर ओपनर हमारे पास। देखिए यही जवाब एक अहम बात है कि अगर आपका एक प्लेयर अनफिट होता है तो आपके पास बैक पे कौन है, उसका बैकअप कौन है। हमें आज तक पिछले अगर 15-20 साल की क्रिकेट देख लें पाकिस्तान की, तो एक प्लेयर अनफिट होता है तो हमें दूसरा ढूंढने में पता नहीं, समझ नहीं आती कहाँ से प्लेयर लेके आए। फास्ट बॉलर अनफिट होता है तो बैकअप के ऊपर फास्ट बॉलर नहीं होता, स्पिनर अनफिट होता है तो स्पिनर के बैकअप पे स्पिनर नहीं होता। अब आप देख लें, ओपनर अनफिट हुआ तो बैकअप पे हमें नया लड़का लाना पड़ा। हालांकि हमारे पास हम एक अच्छा आमिर जमाल को भी आई थिंक इस सीरीज में रेस्ट दिया गया है। तो जो मिडिल ऑर्डर है वो हमारा अक्सर हमें टेस्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि हमारा ओपनिंग अमूमन कोलैप्स ही कर जाता है, तो फिर मिडिल ऑर्डर पे चलते हैं। तो मिडिल ऑर्डर को आप देख रहे हैं इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो वजन उठा सके बैटिंग लाइनअप का? देखिए मिडिल ऑर्डर में आप कामरान गुलाम, आपके पास एक एक्सीलेंट टैलेंट आया है, कामरान गुलाम है, फिर उसके बाद साउथ शकील हैं। ये 2 लोग हैं जो मिडिल ऑर्डर के अंदर बहुत सॉलिड है। फिर उसके बाद सलमान अली आगा टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में आउटस्टैंडिंग आपके पास टैलेंट आया। अगर वो परफॉर्म करते हैं तो वो T20 क्रिकेट में खिलाकर उनके साथ ज्यादती हो रही है। तो मैं समझता हूँ जो आप ऑलराउंडर की बात करें आमिर जमाल की, एब्सोल्युटली ट्रू के बिल्कुल एक आपके पास ऐसा ऑलराउंडर आना चाहिए। माजी में अगर हम बात करते हैं वसीम अकरम की, उसके बाद अब्दुल रज़ाक की, अजहर महमूद की, तो इस तरह के ऑलराउंडर हम अभी तक मिस कर रहे हैं। अगर फ़हीम अशरफ बीच में आए थे तो फ़हीम अशरफ उस तरह के ऑलराउंडर नहीं थे जिनके ऊपर आप ये रिलाई करें कि पूरा दिन पिच। अच्छा वैसे इमरान आप क्या समझते हैं, वेस्ट इंडीज़ हमें जीतने देगी? क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है और हमारे जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो तो सारे रेस्ट पर हैं। देखिए आपको जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट एक एडवांटेज है वो यही है कि वो स्पिनर्स को बहुत हल्का खेलते हैं। फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट वो बहुत तगड़े हैं, लेकिन इन पाकिस्तान और मुल्तान की पिच ड्राई पिच और फ्रंट ऑफ साजिद खान, इब्रार और नुमान अली, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे। अगर कोई उनकी तरफ से एक्सेप्शनल 2-3 इनिंग्स आ जाती हैं तो आप फिर मैच ड्रॉ की तरफ तो लेके जा सकते हैं। अगर आपकी टीम बैटिंग लाइनअप क्लैप्स कर गई, जो आपका मेन पॉइंट था, तो फिर देखें जहां पाकिस्तान की टीम हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रही है, और ये ना हो कि अगर हमें बांग्लादेश यहाँ हरा के चला गया, जिसको हम बहुत लॉलीपॉप टीम ले रहे थे, बड़ी हल्की टीम ले रहे थे, तो ये ना हो वेस्ट इंडीज को भी हम बहुत हल्का बिल्कुल ऐसे, और वेस्ट इंडीज को भी हमें हल्का नहीं लेना चाहिए। वक्त कम है इमरान, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें दिन में। सुनिए आपने देखा ये बात इमरान ने भी की है कि पाकिस्तान की तरह वेस्ट इंडीज भी अनप्रेडिक्टेबल टीम है, कुछ हमें तैयारी के साथ भरपूर तैयारी के साथ उतरना चाहिए। ज़रूरत तो है, अभी टॉस होने वाला है, देखने पे क्या होता है। लेकिन अब जो होने वाला है ब्रेक का टाइम, ब्रेक में हम वापस आते हैं ब्रेक और कुछ मज़ीद स्टोरीज नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। ब्रेक।
वेलकम बैक। एक अफसोसनाक खबर सानहा पे सानहा। यूनान कश्ती हादसे का गम अभी कम ना हुआ था कि मराकश में एक और कश्ती हादसा हो गया। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले मजीद पाकिस्तानी कश्ती हादसे में जहाँ भाग हुए हैं। और जो इब्तदाई इत्तलात सामने आ रही हैं उनके मुताबिक जो पाकिस्तानी हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, 45 बताई जा रही है। इनमें से इस वक्त 12 पाकिस्तानी हैं, उनका ताल्लुक गुजरात से बताया जा रहा है। सियालकोट मंडी बहाउद्दीन के अफराद भी कश्ती में सवार थे। हादसे में 14 अफराद बच गए हैं। बच जाने वालों ने बताया है कि स्मगलर्स मराकश में कश्ती रोक कर पैसों का तकाजा कर रहे थे। उन पर तशद्दुद भी किया गया। शदीद सर्दी और भूख से कश्ती सवार अफराद बीमार पड़ गए तो स्मगलर्स ने इन्हें कश्ती से उठा के समंदर में फेंक दिया। घर वालों पर खबर यकीनी तौर पर क़यामत बनकर टूटती है, क्योंकि वो ख्वाब दिखा कर जाते हैं जो यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं कि हम जा रहे हैं, हमारा मुस्तक़बिल सुनहरा होगा। लेकिन अगर कुछ ही रोज़ के बाद ख़बर ऐसी आ जाए कि उनका प्यारा इस वक्त दुनिया में नहीं है, समंदर की लहरों की नज़र होगा, तो बड़ी अफसोसनाक बात होती है। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक डायरेक्टर FIA सज्जाद बाजवा साहब ने। सर बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। इतने ज़्यादा एक्शन, ऐलानात, इक़दामात, उन सब के बावजूद एक ही तरीका इस्तेमाल होता है यूरोप जाने का, स्पेशली पंजाब से, बल्कि पाकिस्तान भर से ही अब हो रहा है। जो लोग जाने के ख्वाहिशमंद हैं यूरोप जाने के और समंदर की लहरों की नज़र हो जाते हैं, क्यों अमली तौर पर इस पर एक्शन होता नज़र नहीं आ रहा? देखिए, वो एक अंग्रेजी का मुहावरा है कि देयर इज विल देयर इज वे। अगर नीयत ठीक हो तो रास्ता निकल आता है। हम इसमें इतने सीरियस नहीं हैं। आप देखें कि एक अरसा पहले यूरोप जाने वालों के लिए बराह रास्त फ्लाइट्स में लोग जाते थे, उन्होंने कोशिशें की और उन्होंने रोक दिया। अब बराह रास्त जाना आलमोस्ट नामुमकिन हो गया। और जो भी कौम अपने मफादात के लिए अपने जो सीरियस होगी वो कोई ना कोई उसका हल तलाश कर लेती है। हम बदकिस्मती से इसमें इतने ना कभी सीरियस थे ना हैं, और अल्लाह करे कि अभी हम इस तरह हादसा के बाद ही कुछ सीरियस हो जाए। और अगर वज़ीर-ए-आज़म अगर इसमें कोई खुद डे टू डे नोटिस ले और डे टू डे इसकी प्रोग्रेस लें और इसका कोई लाहेमल बनाएं तो इसका रिजल्ट निकल सकता है। कोई मुश्किल नहीं है कोई भी। लेकिन बेसिकली यह है कि ये टॉप से शुरू होगा, नीचे से अगर अदारे अपना काम सारे कर रहे हों तो फिर हर काम को वज़ीरन को करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब हर अदारे प्रॉपर काम ना कर रहे हों, अगर नीचे जो अमला है वो सही काम ना कर रहा हो तो फिर ऊपर से होगा। और दूसरी बात यह है कि इसमें सिर्फ एक FIA का, सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का इसमें नहीं है। इसमें आपको फॉरेन ऑफिस को इन्वॉल्व करना होगा। जो लोग अभी मॉरिटानिया में बैठे हुए हैं, वहाँ डंप है, और जो लीबिया में या जो दूसरे ममालिक में हैं, अभी उनको रेस्क्यू करने का जो है वो ज़रूरत है। और ये जितने भी बुरसान हैं जो पीछे उनके ये लोग राब्ते में हैं, और आज के दौर में आप देखें डिजिटल दौर है। अगर कोई फ़ोन पे राब्ते में है, मुसलसल हो रहा है, जो पहले बेचारे जो गए हैं उनके मोबाइल से, उनके पेरेंट्स से राब्ते में थे, तो उनको जो कैंपों को ट्रेस करना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। लेकिन इसमें फॉरेन ऑफिस को बड़ा प्रोएक्टिव रोल अदा करना होगा। उनको जितने भी आलमी इदारे हैं उनको साथ शामिल करना होगा। कम से कम जो सबसे पहला काम है देखें कि जो लोग वहाँ पे पहुँचे हुए हैं उनकी जानें बचाई जाएं। और फिर सेकंड है कि जो यहाँ पे एजेंट हैं, यहाँ पे इदारे जो हैं, पुलिस है, FIA, उनके खिलाफ काम करें और उनको पकड़ें। फिर तीसरी है कि आप उनको लॉन्ग टर्म में है कि उनको सजाएं दें, उनका डाटा बनाएं, उनको ब्लैक लिस्ट करें। और लेकिन रियासत एक तो जिम्मेदारी है वालिदैन की है, लोगों की खुद भी है। कोई जानों की बाजी लगा रहे हैं, चाहे उनको कोई लॉलीपॉप दे रहा है बाइक का या उनको कश्ती का दे रहा है जी। फिर एक और बात है कि पहले भी जो वाक़यात ऐसे हुए उसमें जो मोडस ऑफ ऑपरेंडी वो यूज़ करते हैं एजेंट, वो हर पेरेंट्स को ये बावर कराती हैं कि उनके बच्चे जिंदा हैं, हम अभी हैं, हम आपकी बात कराते हैं। और इसी चक्कर में जो है उनकी जो है वालिदैन को FIA के पास आने से रोकते हैं जी। तो FIA का काम ये है कि उनके वालिदैन को बात में जी, और उनसे सारा नेटवर्क जो है वो पकड़े। बिल्कुल ऐसे ही। सज्जाद साहब एक बात बताइए, इतने अरसे से ये सारी कहानी चल रही है, ये अभी की बात तो है नहीं। आपने खुद कहा कि ऑफ एंड ऑन हम इस तरह की न्यूज़ सुनते हैं, कभी 750 लोग जा रहे होते हैं कश्ती में, उसमें से इतने सारे लोग डूब के मर जाते हैं, कभी 8 लोग, तो कभी कोई बच भी जाता है। फॉर्चुनेटली कोई बच जाता है, अदरवाइज़ ज़्यादातर लोग तो वापस ही नहीं आते, पता भी नहीं चलता।
इतना सब कुछ हो गया है, इदारों के पास भी शिकायत आ रही हैं, आज तक कोई लॉ नहीं बनाया गया इसके लिए, कोई एक्शन नहीं लिया गया इस काम के ऊपर। मतलब इतने सालों से ये कहानी चल रही है, ऐसा नहीं कि नया केस हो। देखिए लॉज अवेलेबल हैं, लॉज का इशू नहीं है, बात इम्प्लीमेंटेशन की है। इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुई अभी तक इतना सब कुछ होने के बाद? देखिए हम इस इशू को इतना सीरियस लेते ही नहीं है, और जो सबसे ज़्यादा एरिया है उसको हम फोकस ही नहीं करते। जो गुजरांवाला डिवीजन है, अब गुजरात डिवीजन सेपरेट बन गया है, तो उन 2 डिवीजन में सबसे, उसके बाद पिंडी है, ये 3 है जिसके सबसे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, और इसको हम फोकस करने की उस तरह करते नहीं जिस तरह करना चाहिए हमें, और हमने कभी किया ही नहीं। क्यों सज्जाद साहब, आपका ताल्लुक भी FIA से रह चुका है, अब इस वक्त बड़े एक्शन भी लिए जा रहे हैं, आप बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि हम संजीदा नहीं लेते, हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं है, आखिर वजह क्या है? ये मामला अब इस वक्त माथे का कलंक बनता जा रहा है हुकूमत के लिए। देखिए मैं फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं खुद गुजरात का इंचार्ज रहा हूँ पहला वहाँ पे, और लेकिन मैंने देखा कि हमारे दफ्तर के सामने से बसें भर भर जा रही थी। जो कोयटा उस वक्त तो बाई रोड जा रहा था, अब तो उनको बाई रोड जाने के लिए तैयार है, उनको बाई रोड इतनी जहमत गुजारा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तो मैंने 3 बसें पकड़ी, उसके बाद मुझे ट्रांसफर कर दिया गया। अच्छा। और तो मैंने और मुझे डीजी ने स्पेशल लगाया था कि ये जाके आप इन इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ काम करना है। तो मुझे 6 महीने अगर वो भी बर्दाश्त नहीं कर सके, तो मैं आप अब बेसिकली हमारा ये सारा माइंडसेट बताता है कि हम करना क्या चाहते हैं। तो ये मरकजी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी में क्या रुकावट है सज्जाद साहब? क्योंकि हमने अभी देखे तो अभी जो हालिया एक्शंस हुए हैं उनमें जो एजेंट्स पकड़े गए हैं वो मरकजी मुल्ज़िमान नहीं है। देखिए मैं पहले भी कहा कि अगर नीयत ठीक हो तो आज के दौर में जो इन्वेस्टिगेशन है, मैंने खुद भी देख चुका हूँ, वहाँ के जो गुजरांवाला के हालात हैं वो इतने को अच्छे नहीं हैं जो FIA के हों कि जिस पे कोई फख्र किया जा सके। और मैंने वहाँ पे जो एजेंट माफिया है वही दफ्तरों में बैठा हुआ राज कर रहा होता है, उन्हीं के थ्रू ये सारा काम हो रहा होता है। यहाँ तक कि मैंने तो उस ऐसे हालात में आपको बेहतरी की जो है वो गुंजाइश नज़र नहीं आती। तो जब तक आप मनी वहाँ पे किसको पोस्ट कर रहे हैं, उनकी बैकग्राउंड क्या है, उनकी कैपेसिटी क्या है, और जो नीचे तक जो है वो कौन से लगा रहे हैं। आप जिस महकमे से मर्जी उठाती हैं आप जाके एयरपोर्ट पर डाल देते हैं। अब नैब से बंदों को ला के आपने FIA के एयरपोर्ट का इंचार्ज बना दिया। क्या इससे क्या वो उनको पता है इमिग्रेशन का? अगर वो पहले वाला करप्ट होगा तो अब जो नैब वाला जो आ रहा है, तो क्या वो जो डबल तनख्वाह छोड़ के हाफ आधी तनख्वाह पे FIA में आ रहा है, तो क्या वो यहाँ पे कोई ईमानदारी के लिए आ रहे हैं या वो माल कमाने के लिए आ रहे हैं? तो ये आप सज्जाद साहब एक चीज़ अभी मेरे जहन में आई, इतना सब कुछ हो गया जब वालिदैन को बताया जा रहा होता है कि आपका जो बच्चा है वो सही सलामत वहाँ पहुँचा दिया जाएगा, इतने पैसे दें, ये करें, और वालिदैन की नॉलेज में भी होता है कि इससे पहले बच्चे जो जाते हैं लड़के डंकी लगा के वो अक्सर वापस नहीं आते, मोस्टली नहीं आते, तो उनको समझ में नहीं आ रही होती ये बात। क्या कोई कैंपेन्स वगैरह नहीं रन की जा सकी या वालिदैन को समझाया जा सके कि भाई आप वालिदैन की इजाज़त के बगैर, और पैसे देने वाले ज़्यादातर वालिदैन ही होते हैं, अपना जमा पूंजी बेच के प्रोग्राम ये बताएं कि 99.9% ये तरीका गलत है। देखिए ऐसी कोई अवेयरनेस कामयाब नहीं हो सकती जब तक आपके मुल्क के हालात ओवरऑल ना ऐसे हों कि जिसमें लोगों को, यंग जनरेशन को मायूसी ना हो। आप हर बच्चा जो इस वक्त है, मैं अपने बच्चों से देखता हूँ, इर्द गिर्द जिस बच्चे से बात करता हूँ, कोई बच्चा यहाँ पे रहने को तैयार नहीं है। हर बच्चा देख रहा है कि मैं यहाँ से बाहर किसी तरीके से मैं बाहर चला जाऊँ। तो जब आपके मुल्क के हालात ऐसे होंगे, आप देखेंगे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो डॉक्टर इंजीनियर की तनख्वाह है वो कितनी है? आपको जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें 40-40 हज़ार पे, 35-35 हज़ार पे वो आप एक डॉक्टर को जो 6-7 साल लगा के 5 साल की डिग्री लेके फिर उससे करते हैं। अब मैं ये आम आदमी की बात नहीं कर रहा कि वो FA पास है, वो BA पास है, मैं आपको जो एक डॉक्टर इंजीनियर की बात कर रहा हूँ। आप लाहौर में देख लें, आप सराउंडिंग में देख लें कि आपको इंडस्ट्री उनको क्या पे कर रही हैं, कंपनीज को क्या पे कर रही हैं, इंजीनियर को 30,000, 40,000, 20,000। तो ऐसे हालात में अब मुझे बताएं कि कौन यहाँ रहना बच्चा चाहेगा? अगर उसको तो अब जान की बाजी लगाना चाहती हैं लोग, बच्चे लगाते हैं। मैं इस सारे को डिफेंड नहीं करना चाह रहा कोई भी, कि आप हालात बनाएं ऐसे, यहाँ पे जॉब क्रिएट करें, और यंग जनरेशन के लिए आप जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उनको जॉब की ज़रूरत है।
अगर हालात ऐसे नहीं होंगे, आप डे टू डे देखें, आपके अखराजात एक आम फैमिली के कितने हैं, और एक गरीब आदमी है जो कुछ कारोबार नहीं कर सकता, तो वो देखते हैं अच्छा हम ये तरीका कर लें। तो हर किसी को पता है कि रिस्क है वहाँ पे, चाहे वो कोई बाई एयर के झांसे में आ रहा है या बाई रोड के आ रहा है, लेकिन रिस्क सबको पता है कि वहाँ रिस्क होगा। बिल्कुल ठीक है, ये रिस्क है, लेकिन उसके बावजूद भी ये तरीका अपनाया जाता है। सज्जाद बाजवा साहब, आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। और ये मुदल्लल उन्होंने रोशनी डाली बाजवा साहब ने कि तरीका भी मालूम है, लेकिन जब तक हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं होते ना, तब तक लोग रुकेंगे नहीं, जितना मर्जी अवेयरनेस प्रोग्राम बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अभी इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से मैं आप सभी वो वालिदैन जिनके बच्चे जाने वाले हैं या जा रहे हैं, जो भी एजेंट्स हैं, वो आपको जो कुछ भी कहें, खुदा रहा उनकी बातों पर एतमाद ना करें। आपका बच्चा जान से जा सकता है और जा रहे हैं बच्चे, तो प्लीज़ ज़रा सोचिए। मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी से बड़ी कोई अहम चीज़ नहीं होती है। अब यहाँ वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। थर और चोलिस्तान की जीप रैली तो बहुत ही मशहूर है, लेकिन अब शुमाली पहाड़ी इलाकों के दुश्वार गुजार रास्तों पर भी जीप रैलीज हो रही हैं। और महकमा सयाहत सकाफत खैबर पख्तूनख्वा के ज़रिए तमाम सवात में 13वीं स्नो जीप रेस कालाम में शुरू हुई है। रेस में अपर सवार डेवलपमेंट अथॉरिटी और पाक आर्मी का ताउन भी हासिल रहा। इस रेस के लिए 4 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया, जिसमें 40 से ज़ायद जीपें शामिल हैं। इस रेस में मर्द ड्राइवर्स के साथ साथ ख़वातीन ड्राइवर्स की गाड़ियां भी बर्क रफ्तारी से हदफ की जानिब बढ़ती नजर आ रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और ख़वातीन की कैटेगरी में मशाल खान ने रेस जीतकर पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। खातून जीप रेसर मशाल खान आज हैं हमारी मेहमान, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मशाल एंड वेलकम टू द शो एंड कांग्रेचुलेशंस भाई, एज अ खातून ड्राइवर, एज अ फीमेल ड्राइवर। भाई आपने तो क्या मार्का सर किया। कलाम के दुश्वार और जिस तरह के वो रास्ते हैं उसमें आपने क्या महारत से ड्राइविंग की है और पहली पोजीशन हासिल की है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस जो था वो मेरा काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट था उस तरह से, क्योंकि कलाम मतलब काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल होती है सर्दियों में, जिसकी वजह से विंटर्स में गाड़ी चलाना या बर्फ़ में गाड़ी चलाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन उसके लिए हम मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं। जैसे मैंने भी प्रॉपर ट्रेनिंग ली थी ऐसे गार्डन्स की रेसिंग एकेडमी में, जिसमें वो प्रॉपरली आपको ट्रेन करते हैं कि आपने गाड़ी कैसे ड्राइव करनी है। फिर प्रॉपरली मैंने वो चेन्स गाड़ी पे बांध कर उसके साथ ड्राइव किया था, बिकॉज उसके बगैर जो था ड्राइव करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। राइट। अच्छा मिशाल, ख़वातीन को सिन्फ़ नाज़ुक भी कहा जाता है और उन रास्तों पर जीप दौड़ाना जिन रास्तों पर आम आदमी मर्द तो सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी बहरहाल आपने हिम्मत दिखाई है। क्या टेक्निक्स होती हैं इस तरह के मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए? असल में इसमें पहली बात तो ये, इस तरह के मुकाबलों में आपने अगर पार्टिसिपेट करना है, आपको पहले तो सबसे पहले वेन्यूज़ की ज़रूरत होती है। ऑफ कोर्स आपको वेन्यूज़ लोग क्रिएट करके देते हैं जो कि इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, मतलब उनके लिए मैं थैंकफुल हूँ। जैसे इसमें ज़्यादा से आपको पाक आर्मी होगी, ये खैबर पख्तूनख्वा कल्चरल एंड टूरिज़म अथॉरिटी है, उन्होंने इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया। उन्हीं के तहत मतलब चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे लिए क्रिएट की जाती हैं, वो करते हैं। ऑफ कोर्स ये ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट होता है, मतलब लड़के भी नहीं सोच सकते, लेकिन अगर आपको लाइफ में कुछ चैलेंजिंग या मतलब एडवेंचरस करने का शौक है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। और मुझे काफ़ी अरसे से मतलब मैं खुद भी काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस हूँ, मुझे इस तरह की एक्टिविटीज़ पसंद है, तो मुझे डर नहीं लगता। ऑफ कोर्स जब आप ड्राइव कर रहे थे कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि आपको डर लगने लग जाता है कि अब गाड़ी गई, बट उसमें आपको सिखाया ऐसे जाता है कि आप कंट्रोल कर लेते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा मुझे एक बात बताइए मिशाल, जब जो ट्रैक्स होते हैं, जब भी ड्राइवर्स होते हैं स्पेशली, वो जाके ट्रैक की रेकी पहले कर लेते हैं कि कैसा है, तो आपने वहाँ जाके रेकी की। मेरे 2 सवाल हैं एक्चुअली और दूसरा ये कि जो ड्राइवर के साथ जो ड्राइवर होता है, जो एक्चुअली उसको बता रहा होता है कि जी इधर टर्न लेना है, जो साथ उनका को ड्राइवर कह लें, जैसे हमारे को होस्ट होते हैं, सो वो भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। अच्छा, मेरे तो यहाँ पर जो आपने 2 सवाल है, मैं आपका पहले सेकंड वाला जो सवाल है वो आंसर करती हूँ। मेरे जो को होस्ट जो ड्राइवर थे, जिन्हें हम नेविगेटर कहते हैं इसमें, तो वो जो थे वो बाबर राजा हैं। वो खुद इटसेल्फ मतलब एक रेसर है, वो काफ़ी मतलब रैलीज में पार्टिसिपेट करते हैं। और मतलब इससे पहले वाली जो कलाम जीप रैली हुई थी तो उन्होंने खुद इसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। लेकिन जो आपका ट्रैक रेकी वाला सवाल है, उसमें ये है कि स्नो जो आपकी जीप रैली है, मतलब इस टाइम उन्होंने हमें अलाउ नहीं की थी ट्रैक की रेकी।
क्योंकि उसका मेजर रीजन ये था कि आप अगर स्नोफॉल में जो ट्रैक है अगर आप उसकी रेकी करेंगे ऑलरेडी, फिर ट्रैक जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो मैंने फर्स्ट टाइम ही ड्राइव किया था, आई हैव नो आइडिया कि ट्रैक कैसा है, कहाँ पर टर्निंग्स हैं, क्या है, वो आपको उसी टाइम बैठ के सारी चीज़ों को करना पड़ रहा था। अच्छा मिशाल, बड़ा अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमने भी देखा, आप तो खुद वहाँ पर जीप हैं वो दौड़ा कर आई हैं। ये बताइए, इस इवेंट को अब आप नहीं समझती इस तरह के नेशनल इवेंट जैसे हमारी थर्ड जीप रैली है, चोलिस्तान है और अब ये सवात में जो हुआ, इनको अब इंटरनेशनल इवेंट बना दिया जाए, वक्त आ गया? जी, क्योंकि देखें अगर आप उस तरह से देखें ना, काफ़ी ज़्यादा मतलब इवेंट्स बैक टू बैक हो रहे होते हैं, लाइक आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ्स कोई ना कोई रैली हो रही होती है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे ड्राइवर्स हैं जो पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों से, प्रोविंसेस से पार्टिसिपेट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल हमारी उसमें मेल भी हैं, फीमेल्स भी हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं। लेकिन उस तरह से इसको इंटरनेशनल लेवल पे हाईलाइट नहीं किया जा रहा, ना इंटरनेशनली इसको इवेंट बनाया जा रहा है। क्योंकि देखिए स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा मतलब पाकिस्तान वैसे भी स्पोर्ट्स और इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा पीछे है। तो उसमें जो वेन्यूज लोग मतलब अपने ओन पे क्रिएट कर रहे हैं, उसको इंटरनेशनली प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। ऐसा ही है। अच्छा, ख़वातीन की जो सपोर्ट है ना, वो पीछे से उनके पेरेंट्स या उनके स्पाउस या उनके पार्टनर्स या उनके ड्राइवर्स कर रहे, कोई ना कोई एक सपोर्ट कर रही होती है, तभी जो एक इंथुजियाज़म और जो एक क्या कहना चाहिए एडवेंचर है वो हर कुछ बुलंद हो जाता है। सो आपके साथ भी इसी तरह हुआ, आपके पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया होगा, आपके लोगों ने सपोर्ट किया, तभी आज आप यहाँ पर पहुँची हैं और हमें फ़ख्र है कि आपने इतना ज़बरदस्त जो है वो कारनामा ही है ये ख़वातीन का इस ट्रैक के ऊपर आ जाना, पहली पोजीशन हासिल करना। मशाल, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए, और हम यकीन हमें इस बात पे कि आगे भी आप ज़बरदस्त कामयाबी जो है वो दिखाएंगी हमें। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स की दीगर फील्ड में भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही, हम भी आगे बढ़ लेते हैं, हम भी आगे बढ़ते हैं जनाब, और बात करते हैं कुछ बोल एंटरटेनमेंट कहानियों की। बोल एंटरटेनमेंट की सीरीज बोल कहानी दुनिया भर में पसंद की जा रही है और सोशल मीडिया पर खास तौर पर बोल कहानी के मिलियंस में व्यूज हासिल हो रहे हैं। दुनिया भर में शायकीन बोल कहानी की इन छोटी कहानियों के लिए पूरा हफ्ता इंतजार करते हैं और ख़ास तौर पर जुमे की रात ये इंतज़ार ख़त्म होता है। आज बोल कहानी में जो कहानी ऑन एयर होने वाली है उसका नाम है आँखें। ये नैना और उनकी वालदा की कहानी है। नैना नाबीना लड़की है लेकिन मुजस्सिमा साजी करती है और उनकी वालदा एक वर्किंग वुमेन है। बिल्कुल, और वो ऐसे ही ज़िंदगी गुजार रही थी कि अचानक नैना के कज़न की 12 साल के बाद पाकिस्तान में आमद होती है। नैना जो कि देख नहीं सकती हैं, लेकिन आमिर के आने की खबर सुनकर उनके अंदर परेशानियां, बेचैनियां और ख्वाब एक बार फिर जिंदा हो जाते हैं। चलिए इसकी कुछ झलकियां ज़रा मिलकर देखते हैं। बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल कागज़ के फूल की तरह, जो खूबसूरत तो होता है मगर उसमें खुशबू नहीं होती। 12 साल पहले देखा था इन आमिर साहब को, और क्या ही देखा था, उसके बाद कुछ देखने की काबिल ही नहीं रही। जो चीज़ तुम देख नहीं सकती वो तुम बना कैसे सकती हो? देख नहीं सकती, महसूस तो कर सकती हो ना। तो फिर आज तक तुमने मेरा मुजस्समा क्यों नहीं बनाया? फिर से कहानी बुनी है जो कहीं अनसुनी। कहीं ऐसा तो नहीं कि अम्मी और मेरी बिनाई की गैर मौजूदगी में आप हमारे घर का सामान चुरा रहे हैं? यूं ही समझ लो। कुछ खूबसूरत बहाने। उस राइड ने इतना कुछ तो छीन लिया मुझसे। ये जिंदगी दर्द ही दर्द है। शादी कर लिया आपने? पसंद नापसंद से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, एक बार एक लड़की पसंद आई थी मुझे, लेकिन जब भी उससे प्यार का इजहार करने की कोशिश की उसकी आंखें मुझे मिला जुला रद्द-ए-अमल देती। अब ऐसी भी क्या खास बात है आंखों में? आंखों में ही सब कुछ रखा है नैना। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है एक कहानी। बोल कहानी। सो बोल कहानी आज नशर होगी रात 8 बजे, देखना ना भूलिएगा जनाब। और अब हम ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद मजीद स्टोरीज को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं।
वेलकम बैक। वेदर अपडेट्स के साथ मैं हूं सोनिया सुंदस। कराची वाले हो जाएं तैयार क्योंकि आज से शहर कायद में तेज़ हवाएं चलने की पेशन गोई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज और कल कराची में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा एक्सपेक्टेड है और दर्जे हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। आज रात मगरबी बलूचिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी की भी तवक्को है। अहम शहरों की दर्जे हरारत की बात करें तो आज हमारे शहर कराची में सर्द हवाओं के राज के साथ साथ जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 9 और मैक्सिमम जाएगा 24 डिग्रीज तक। लेकर चलते हैं आपको हैदराबाद। तो हैदराबाद में आज जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 10 और ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा 23 डिग्रीज तक और हल्की बारिश की भी तवक्को है। मीरपुर खास में जो आज मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 9 और ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा 23 डिग्रीज तक और सर्द हवाएं यहाँ पर भी चलती रहेंगी। नवाबशाह की बात करूं तो नवाबशाह में आज मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है 8 और मैक्सिमम जाएगा 22 डिग्रीज तक। पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान, यानी कि सूरज की आंख मचोली जारी रहेगी। लाड़काना की बात करें तो लाड़काना में आज मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है जनाब 8 और मैक्सिमम जाएगा 22 डिग्रीज तक और थंडर स्टॉर्म जो है वहाँ पर एक्सपेक्टेड है। गवादर में आज जो मिनिमम टेम्परेचर होने वाला है वो होगा जनाब 18 और मैक्सिमम पे जाएगा 24 डिग्रीज तक। क्वेटा लेकर चलते हैं आपको। तो क्वेटा में आज मिनिमम टेम्परेचर जो एक्सपेक्टेड है वो है 1 और मैक्सिमम जाएगा 10 डिग्रीज तक। मुल्तान की बात करूं तो मुल्तान में आज जो दर्जे हरारत एक्सपेक्टेड है मिनिमम वो होगा 7 और मैक्सिमम जाएगा 18 डिग्रीज तक। लेकर चलते हैं आपको लाहौर। तो लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों में बादलों का राज रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर 6 एक्सपेक्टेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्रीज तक जाने का इम्कान है। फैसलाबाद में जबकि जो आज मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 7 और मैक्सिमम जाएगा 19 डिग्रीज तक। और शहर इक़्तिदार यानी कि इस्लामाबाद की बात करूँ तो इस्लामाबाद में आज जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 6 और मैक्सिमम जाएगा 16 डिग्रीज तक। सो ये थी आज की वेदर अपडेट्स। अब चलते हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से की जानिब। जवाब हुआ चाहिए सर्दी की शिद्दत में भी कमी वाक़ई नहीं हुई है और सर्दी के साथ साथ हमें एहतियात भी करनी है क्योंकि डेंगू मच्छर भी बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। बहरहाल चलें हम आगे बढ़ लेते हैं, शहर कायद की बात करते हैं। यहाँ पर इन दिनों छोटे बच्चों के गुमशुदगी के बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। 2 रोज़ कबल कराची के इलाके गार्डन वेस्ट से अगवा होने वाले बच्चों का ताहाल कोई सुराग ना मिल सका और जो केस की तफ्तीश है वो सिंध पुलिस के खुसूसी जराइम के तहकीकाती यूनिट को मुंतकिल कर दी गई है। दूसरी जानिब नॉर्थ कराची से 9 रोज़ कबल अगवा होने वाले सारिम के अहल खाना तफ्तीश में पेशरफ न होने पर मायूस हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे। रिपोर्ट भी दिखाएंगे रिपोर्ट के हवाले से, लेकिन हम आपको पहले बता देते हैं कि जो इस वक्त वहाँ पर सिचुएशन नहीं चल रही है, सिंध हुकूमत तहकीकात तो कर रही है क्योंकि गार्डन से भी वाक़यात पेश आए थे। फिर उसके बाद हमने देखा था पहले सारिम का जो केस था वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। फिर जो 2 बच्चों के हवाले से फुटेजेज भी सुनिए सामने आ रही हैं, उन फुटेजेस की मदद से भी सिंध हुकूमत बहुत ज़्यादा तहकीकात कर रही है। ऐसा ही है और ये ऑफ एंड ऑन होता रहता है, कभी ये चीज़ बहुत हाइप पकड़ लेती है और कभी थम जाती है और आजकल फिर से इस चीज़ ने हाइप पकड़ी हुई है। तो इस पर हमारे पास बात करने के लिए आज गेस्ट मौजूद हैं समिता अफजाल सईद साहिबा जो कि तर्जुमान सिंध हुकूमत हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सुमेरा साहब, अब आप लोगों को यकीनी तौर पर बुरा लगेगा, सिंध हुकूमत बहुत शिकायत करती है, बिलावल साहब भी जब आते हैं, मुराद अली शाह साहब भी जब आते हैं कि यार हमारे गलत इमेज मीडिया पे पेश किया जाता है और ऐसा हकीकत में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ख़बरें जो आती हैं वो बताना बहैसियत जर्नलिस्ट हमारी ज़िम्मेदारी है और सवाल करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। हम आपसे सवाल करेंगे ये अब इसको आप जिस तरह की भी परफॉर्मेंस लें, लेकिन ये वाक़यात कराची से ही बढ़ना शुरू हुए हैं और बड़े तशवीशनाक हैं। पेरेंट्स परेशान हैं, सारिम हो या फिर जो गार्डन में तो 2 वाक़यात पेश हुए, फिर हमने बल्दिया से जो रिपोर्ट देखी। तो सिंध हुकूमत अब क्या सोच रही है, हुआ क्या एक्चुअली हो क्या रहा है जो वाक़यात तेज़ी से बढ़ रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो न्यूज़ आई है उसमें से जो कल किमाड़ी वाला जो वाक़या था परसों वाला, वो किडनैपिंग का वाक़या नहीं था। वो बच्चे ख़ुद अपने घर से पैसे लेके भागे थे और उनको फिर भी पुलिस ने रिकवर कर लिया और पुलिस अपनी पूरी एफ़र्ट्स कर रही है। जिस तरह आप डिस्कस कर रहे थे कि CCTV भी मिला है और ये सारी चीज़ें, बस अनफॉर्चुनेटली जो हमारा स्मार्ट सिटी वाला जो प्लान है S4 वाला, उसमें अभी जो है फ़ेज़ 1 पे सिर्फ काम हुआ है। उससे बहुत बेहतरी अभी आई है और बेहतरी आएगी क्योंकि उसमें फेशियल रिकग्निशन और ये सारी जो जदीद टेक्नोलॉजी है वो उसके अंदर है, तो ट्रेस बैक करना बहुत आसान है। अभी भी पुलिस की एफ़र्ट्स, मेरी SSP से भी बात हुई है इलाके की जो आलियान और अली का केस देख रहे हैं,
उन्होंने भी मैं आपको बताऊं कि पूरी रात कल जो है इलाके में जो है वो सर्च ऑपरेशन किया है और कुछ लोगों को भी पिक किया है जो जिनके ऊपर शक व शुबात थे और ये सारी चीज़ें। इन्वेस्टिगेशन इज़ इन प्लेस। ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन की ऐसी होती हैं जो मीडिया पे नहीं बताई जा सकती क्योंकि वो हर्डल क्रिएट कर देती हैं फॉर द इन्वेस्टिगेशन। लेकिन आई श्योर यू कि जिस तरह सीएम साहब ने बोला है कि हमें पेट्रोलिंग भी अब ज़्यादा करनी है और कर रहे हैं और उन्होंने ये अहकामात भी जारी कर दिए हैं, तो सीएम साहब ने भी इस बात का नोटिस लिया है, होम मिनिस्टर ने भी इस बात का नोटिस लिया है एंड टाइमली टाइम इन मिनट टू मिनट की खबर जो है मिल रही है कि इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन में क्या होता जा रहा है। मैं कतई कलामी की माजरत चाहूँगा, पेट्रोल जदीद तरीके जो हैं अब पूरी दुनिया में जिन्हें अडॉप्ट किया जा रहा है, जदीद CCTV कैमरे, जिसे आप लोग सेफ सिटी कह रहे हैं, तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर कितनी तेज़ी से अमल दरामद की ज़रूरत है? फेज़ 1 तो हमें पता है काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा इसमें इम्प्लीमेंटेशन में हंगामी बुनियादों पर एब्सोल्युटली आई एग्री, इस पे बहुत होना चाहिए क्योंकि उसके थ्रू जो है आपका फेशियल रिकग्निशन बेहतर हो जाएगा, आपकी जो नादरा और ये सारी चीज़ें जहाँ पे, क्योंकि फेशियल रिकग्निशन आपको नहीं पता कि किसी सूबे से बाहर आके कोई ये काम करके जा रहा है, आपके पास अपनी सूबे की कलेक्शन है या दूसरे सूबों की कलेक्शन है, तो ऑब्वियसली ये सारा इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा और उससे आपको बहुत 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 फ़र्क पड़ेगा। मगर अभी जो CCTVs लगे हुए हैं हमारे शहर में वो उतने नहीं लगे हुए जितने होने चाहिए, और जो पुलिस जब एफर्ट्स करती है अपनी और CCTV फुटेजेस लेती है बिजनेसेस से या दुकानों से या इनसे, उनकी क्वालिटी उस अप टू द मार्क नहीं होती जिससे फेशियल रिकग्निशन उस लेवल का हो सके। बात है, आप लोग बहुत आगे का सोच रहे हैं कि कोई अगवा का, लेकिन जो पेरेंट्स ने जो रिपोर्ट करवाई है वो गुमशुदगी की करवाई, क्योंकि बच्चा गुम होगा तो बताएंगे। ये तो सिंध हुकूमत इस पे भी सोच रही है कि कोई लेके भी जा सकता है बच्चे, बहुत सारे देखिए इनिशियल स्टेप्स होते हैं ना FIR के, और इनिशियल स्टेप्स होते हैं। पहले जो जब आप FIR लॉन्च करने के लिए फैमिली आती है तो वो मिसिंग कराती है क्योंकि उनको खुद नहीं पता होता कि हुआ क्या है वाकया, वो तो इन्वेस्टिगेशन का। अब मैं आपको बताऊं, जो पहली ये किमाड़ी वाला जो वाकया है वो रिपोर्ट यही थी कि बच्चे लापता हुए हैं, वही मिसिंग केस था, और मिसिंग केस ही कन्वर्ट नहीं हुआ किडनैपिंग में क्योंकि वो बच्चे खुद ही घर से भागे थे, किसी भी वजह से, डोमेस्टिक कोई भी वजह हो वो उसकी वजह से भागे, लेकिन रिकवरी फिर भी एफर्ट्स से पुलिस की थी। दूसरा जो केस है सारिम वाला, वो किडनैपिंग का ही केस है, और ये जो CCTV के थ्रू हमने आलियान और अली का केस देखा जो कि 5 साल और 6 साल बच्चा है, ये भी CCTV के थ्रू पता चला, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उससे पहले एक सर्च ऑपरेशन किया गया था जब हमें लगा कि जब वो पेरेंट्स आए हैं बताने के लिए कि मिसिंग है बच्चे, बाहर खेल रहे थे, मिल नहीं रहे, तो ये बच्चे कहाँ हैं, किडनैप हुए हैं या नहीं। तो मिसिंग रिपोर्ट जब वो हुई है तो क्योंकि ये लियारी के एरिया के पास था, नदी के बहुत करीब था, तो नदी का रात को भी सर्च ऑपरेशन किया नदी में कि खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि बच्चे खेलते खेलते गिर गए या किसी वजह से वो, और फिर सुबह जो है रेस्क्यू 11-12 के साथ जो है वो मॉर्निंग में भी ये सर्च ऑपरेशन किया गया। उसके बाद फिर CCTV का पता चला, सो दैट्स वेयर मिसिंग से वो कन्वर्ट हुआ इनटू किडनैपिंग केस। अच्छा इंस्पेक्टर साहबा, ये तो वो वालिदैन हैं ना जो आ जाते हैं रिपोर्ट करवाने के लिए, बहुत सारे ऐसे हैं कि जो वेट करते हैं, डर खौफ भी होता है कि पुलिस के पास जाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ऐसे में वालिदैन खुदा न खास्ता अगर बच्चे कोई मिसिंग है या नहीं मिल रहे, तो ऐसे में वालिदैन को सबसे पहले क्या करना चाहिए? आई थिंक कोई भी हादसा हो, पुलिस ने भी बहुत इवॉल्व किया है अपने आप को। पहले आप घबराते थे पुलिस स्टेशंस जाते हुए, अब जिस तरह के हमारे ऑफिसर्स हैं, जिस तरह के हमारे, पहले कहते थे थाने में नहीं, हमारी औरतें थाने में नहीं जाएंगी, बट अब पुलिस स्टेशंस का रुख करना आई थिंक इज़ वेरी बहुत ही कंफर्टेबल माहौल होता है। मैं खुद बहुत बार जा चुकी हूँ किसी ना किसी चक्कर में। मगर प्लीज़ कुछ भी हो तो आप प्लीज़ 15 को भी कॉल करें, 15 नंबर दिया हुआ है, एंड बहुत उससे वो काम कर रहे हैं डेडिकेशन। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। जवाब चाहूँगा, आपको नहीं लगता अवेयरनेस प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट्रीज जो बहुत सारे कंट्रीज़ में चलती हैं, उसकी अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आ गई है? जैसे मैं आपको 15 का बताऊँ, हम बहुत सारे लोग 15 यूज़ नहीं करते, राइट? छोटे छोटे वाक़यात भी होते हैं, रोड कोई हादसा हो जाए या कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो आप 15 यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर अवेयरनेस कैंपेन गवर्नमेंट ने चलाई है। 15 मददगार जो सर्विस है वो चैनल्स के थ्रू, रेडियो मेरा इशारा था कि अपने बच्चों की हिफाजत कैसे करें। बिल्कुल, मेरा एक पब्लिक मैसेज होगा, प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग। मैं ये नहीं कह रही कि सिंध हुकूमत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर रही, सिंध पुलिस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम अपनी, ये बच्चे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकी रिकवरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मेरी पब्लिक से रिक्वेस्ट ये होगी कि छोटे बच्चे, आप देखें ये जो एजेस हैं 5-6 साल, ये वो वाले बच्चे हैं जिनको खुद की एक अंडरस्टैंडिंग या कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हुई होती।
तो रिक्वेस्ट ये होगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को स्कूल अकेला ना भेजें। मतलब सारिम वाला केस भी आप देखें ना कि इट्स छोटा सा बच्चा है जो मदरसा गया है और एक भाई वापस घर आ गया, एक नहीं आया। तो पेरेंट्स को भी प्लीज़ अपनी थोड़ी सी वो करनी चाहिए, मगर यस दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड इंशाल्लाह ये सारे बच्चे अपने घर वापस आएंगे इंशाल्लाह। बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आई होप कि आप लोगों को भी इन तमाम चीज़ों का अंदाज़ा हो गया होगा कि पुलिस जो है, सिंध पुलिस, सिंध हुकूमत और सब लोग बहुत काम कर रहे हैं। अब जो है वक्त ख़त्म हो गया है जनाब और हमारे जाने का वक्त आ गया है, लेकिन आपसे मुलाकात होगी मंडे को। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।